This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा गुरुवासरः मार्गशीर्ष शुद्ध एकादशी दिनांक 25 डिसेंबर दिनांक 25 डिसेंबर 2020 क्रिसमस। शंखं चक्रं जलन्तान् ददतमृतघ्नं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे याज्ञेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। यन्ते व्याधिजन्म सम्प्राप्तिः तन्मते व्याधिप्रप्ति हेतुर्निदानम् इति लक्षणम्। तर्हि येषां मतेन तावत् व्याधिजन्म एव सम्प्राप्तिः, तेषां मतेन व्याध्युत्पत्ति हेतुर्निधानम् इति लक्षणम् अलम्। यदि सम्प्राप्तिरपि दोषितकर्तव्यता रूपा इष्यते तर्हि सिद्धिकर्तव्यता को रोगोत्पादक हेतु निदानम् इति निदान लक्षणम्। यतः दोषेति कर्तव्यता इति कर्तव्यता रूपा व्यापार रूपा वा भवति, तस्याः अन्यः कश्चन व्यापारः नास्ति। अतः सेति कर्तव्यता कः इति पदं सम्प्राप्तिं निराकरोति इति तत्र फलितार्थः। निदानलक्षणात् सम्प्राप्तिं निराकरोति इति तत्र फलितार्थः। तो जिनके मत के अनुसार केवल व्याधिजन्म संप्राप्ति है उनके लिए व्याधिपत्ति हेतु निदान इति लक्षण, ये लक्षण जो है काफी है। जो दोष संप्राप्ति को रोग संप्राप्ति को दोष व्यापार में लेते हैं उनके हिसाब से ये लक्षण रोग का कारण होने के कारण अतिव्याप्त संप्राप्ति पर अतिव्याप्त हो जाता है और उससे टालने के लिए सिद्धि कर्तव्यता को रोग उत्पादक हेतु निदान, ये व्याख्या बनाई जाती है। तो ये जो दोष व्यापार है उसके ऊपर दूसरा व्यापार नहीं रह सकता टेक्निकली, और इसलिए ये लक्षण संप्राप्ति को लागू नहीं होता फिर, और फिर उनके हिसाब से सिद्धि कर्तव्यता को रोग उत्पादक हेतु निदान ये लक्षण हो जाता है। उभयत्रापि उत्पत्ति एतत् पदं ज्ञप्ति हेतु पूर्व रूपादि व्यवच्छेदार्थम। तो दोनों में उत्पत्ति ये जो पद है वो ज्ञप्ति हेतु जो केवल ज्ञान के कारण है, इस प्रकार से पूर्व रूप वगैरह इनका व्यवच्छेद करने के लिए। तो ये ज्ञान के कारण है, उत्पत्ति के कारण नहीं है। और कारण रूप जो निदान है वो उत्पत्ति का कारण है। तो ज्ञप्ति हेतु उत्पत्ति हेतु ये इसमें अंतर या भेद इस प्रकार का है। सच हेतु हो अनेकधा तत्र प्रथमश्चतुर्विधः।
वो जो हेतु है वो 4 प्रकार का, अनेक प्रकार का। पहिला जो है चतुर्विध, ते दोहा उपकल्पनीयाध्याय हरिश्चंद्र। तो उपकल्पनीय अध्याय में हरिश्चंद्र ने इसके बारे में बताया है। सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट व्यभिचारे प्राधानिक भेदा चतुर्था। तो सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट व्यभिचारी और प्राधानिक, ये 4 भेद उन्होंने बताए हैं। सन्निकृष्ट यथा नक्तं दिनर्थ भुक्तांशा दोष प्रकृतिस्य हेतवः न ते चयादिकम् अपेक्षन्ते। सन्निकृष्ट कौन सा है? तो रात्रि दिन भुक्त अंश ऋतु ये सब जो है दोष प्रकोप से हेतवा, ये दोष प्रकोप के हेतु है। न ते चयादिकम अपेक्षन्ते, उनमें चय वगैरह की अपेक्षा नहीं होती थे, सीधा दोष का प्रकोप कर। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इसमें ऋतु भी डाला गया है और ऋतु में चय पूर्वक प्रकोप इस प्रकार का होता रहता है, तो उनको चय की अपेक्षा नहीं होती। ये जरा मुश्किल है समझना। दूसरी चीज, बिना चय के प्रकोप होगा या नहीं होगा, अचय पूर्विका अचय पूर्वक प्रकोप, इस प्रकार के भी बताते हैं। तो नते चयादिकम अपेक्षन्ते, चयादि तो हो जाते हैं लेकिन महसूस नहीं होते, ये शायद कहना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का। और ऋतु के बारे में थोड़ा सा ऐसा है कि शीत और उष्ण ये 2 गुण, वात और पित्त के लिए विपरीत गुण चय के लिए चाहिए और प्रकोप के लिए समगुण चाहिए। और कफ के बारे में बिल्कुल उल्टा है, चय के लिए समान गुण चाहिए और प्रकोप के लिए विपरीत गुण चाहिए। चीयते लघु वृक्षाभिरोषधिभिः समीरणा तद्विधस्तद्वेदेः कादस्य औषधान्य मुक्ते। ग्रीष्म ऋतु में वृक्ष वगैरह के कारण वात का संचय होता है, लेकिन उष्णता उसके प्रकोप को प्रतिबंधक है, जो वर्षा ऋतु में आते ही वात का प्रकोप वर्षा ऋतु में हो जाता है। तो उष्ण गुण वास्तव में वात के विरुद्ध इस प्रकार का है और जो प्रकोप अवस्था आने नहीं देता। उसी प्रकार वर्षा ऋतु में शीतेन युक्ता तीक्ष्ण अध्यास चयन पित्त से कुर्वते, शीत युक्त तीक्ष्ण वगैरह जो गुण है वो पित्त का चय करते हैं वर्षा ऋतु में, किंतु शैत्य होने के कारण उसका प्रकोप नहीं होता। उसी पित्त का जब शरद में उष्णता उसको मिल जाती है तो प्रकोप हो जाता है। कफ के बारे में परिस्थिति भिन्न है। हाँ। कि उसमें हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में कफ का संचय होता रहता है, वहां शीत गुण है। और प्रकोप होते समय वसंत ऋतु में सूर्य संताप जो उसका कारण बन जाता है और उसमें कफ की वृद्धि और हो जाती है और प्रकोप हो जाता है, और उसी से शम होता है। उष्ण गुण ग्रीष्म ऋतु में जब बढ़ता है तो उसी उष्ण गुण से उसका शम होता है। तो ये एक बात अहम ध्यान में रखने लायक इस प्रकार की है कि वात और पित्त में विपरीत गुण चय के लिए क्या कारण है और समगुण प्रकोप के लिए कारण है। नाही, म्हणजे मला असं म्हणायचं इथे त्यांना असं म्हणायचंय का की ॲलर्जीचे लोक म्हणतात ना की तिथे चय झालेला असतो का नसतो माहिती नाही, पण त्याला केअर काढणार एवढं कारण होतं, पण खरं संचय असतोच ना, किंवा त्यांचा आहार या त्याच्या प्रकारचा असेलच असतो। एलर्जी के बारे में ये बड़ा आयुर्वेद की दृष्टि से दृष्टिकोण है कि संचित कफ रहता है, संचित पित्त रहता है, और जब ये व्यंजक हेतु उसको मिल जाता है तो व्यक्त हो जाता है। उत्पादक हेतु अलग है और व्यंजक हेतु अलग है, उसके बारे में बाद में बहस करेंगे। उत्पादक और व्यंजक ये 2 प्रकार के कारण आगे बताए गए हैं। तो सन्निकृष्ट यानी कि निकट वाला और विप्रकृष्ट यानी कि दूर वाला, इस प्रकार का। तो नक्त दिन ऋतु भुक्तांश, ऋतु को छोड़कर बाकी अभी कुछ खाया और उसके दोष प्रकोप हो गया, ये भी हो सकता है रात्रि के वजह से हुआ, दिन के वजह से हुआ,
विशिष्ट काल में विशिष्ट दोष के समय रहेंगे उस प्रकार से। तो ये दोष प्रकोप के हेतु है और उसमें चयादिक की अपेक्षा नहीं होती, ये मैं नहीं मानता। डायरेक्टली प्रकोप होना मुश्किल है। चय की अवस्था होती जाएगी लेकिन वो बिल्कुल कम समय में होती रहेगी और ध्यान में नहीं आती होगी, ये एक पॉसिबिलिटी इस प्रकार की है। हाँ। नाही ते बहुतेक असंही असेल ना, समजा काहीतरी चावलं तिथे काहीतरी प्रदृष्टी किंवा हे होते दोघाला प्रदृष्टीचा हेतू असतेलच असं नाही, पण तो जो कारण आहे ते इतकं जबरदस्त आहे. ते प्राधानिकामध्ये आलंय ना, हं? वो प्राधानिक में लिया गया है। हो. विषय जो है वो प्राधानिक में लिया गया है। हाँ। तो सन्निकृष्ट ज्वर से रुक्षादि से विप्रकृष्ट रुद्रकोप। रुद्रकोप ये तो बहुत ही विप्रकृष्ट कारण है कि अगर उस समय शंकर को क्रोध नहीं आया होता तो ये ज्वर का निर्माण ही नहीं होता, ज्वर अतिसार वगैरह से भी इस प्रकार से। तो हेमंत निश्चित श्लेष्मा वसंत कफ रोग, हेमंत में संचित कफ वसंत में कफ रोग निर्माण करने वाला ये विप्रकृष्ट हेतु इस प्रकार का बताया गया है। व्यभिचारी यथा या दुर्बलत्वात् व्याधिकरण असमर्थ। व्यभिचारी तो किसको मानेंगे जो दुर्बल होने के कारण व्याधि निर्माण करने में अक्षम असमर्थ इस प्रकार का रहेगा, वो व्यभिचारी हेतु कहलाएगा। तो जो हेतु स्वास्थ्य का हेतु नहीं है, बल्कि रोग का हेतु है, दोष प्रकोप का हेतु है, लेकिन उससे स्पष्ट कार्य अभी दिख नहीं रहा, वो सभी व्यभिचारी हेतु में डाला जाएगा। मैंने मेरी किताब में आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल द की टू हेल्थ या आयुर्वेदिक जीवनशैली आयुर्वेदिक, इसमें स्वस्थ वृत्त के लिए क्या क्या करना जरूरी है, दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, वेगों का विचार है, मानस स्वास्थ्य के बारे में विचार है वगैरह वगैरह, इसके सर में पहले बहस की है, काफी विवरण किया है। और इसी को जीवन शैली कहते हैं, जीवन जीने का तरीका इस प्रकार का। इसमें अगर परिवर्तन आ गया, जिन चीजों को हमें टालना है उसका हमने सेवन किया और जिन चीजों का सेवन करना चाहिए उनका नहीं किया, जैसे कि अभ्यंगमाचरण नित्यम, ये अभ्यंग करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं, ये भी हेतु हो जाता है। और नवीन तनेन माहुम्याम नागिन स्कंदम विपर्जयत, ये चीजें नहीं करनी चाहिए वो करेंगे, तो इन दोनों से व्याधि निर्माण होगा। तो डेविएशन फ्रॉम द लाइफस्टाइल, प्रॉपर लाइफस्टाइल, जिस तरीके से हम जो आदर्श जीवन शैली है उससे दूर गए हैं, दोनों तरीके से, जो चीजें करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण मुहूर्त में उठना चाहिए नहीं उठ रहे हैं वगैरह, ये एक चीज है। और जिनको हमें नहीं करना है वो अगर करते हैं, विरुद्धान्न का सेवन नहीं करना है लेकिन विरुद्धान्न का सेवन कर रहे हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो ये डेविएशन हो गया लाइफस्टाइल से, नॉर्मल लाइफस्टाइल से डेविएशन हो गया और फिर वो रोग का कारण बन जाता। लेकिन बीच वाली एक अवस्था ऐसी होती है जब ये डेविएशन होने के बावजूद भी कोई विकार दिखाई नहीं देता, रोग नहीं दिखाई देता, तो लोग समझते हैं कि इसमें कुछ दम नहीं है। ये रोगों का कारण है, ऐसा नहीं है। चाहे मैं देरी से उठूं, क्या होता है, क्या बिगड़ता है, देरी से सो, देरी से उठूं, कुछ भी खाऊं, मुझे कहाँ कुछ होने वाला है, कुछ नहीं हो रहा। मैं वैसे ही जी रहा हूँ इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये बात स्पष्ट है, ये निस्संशय रूप से हेतु है रोग के लिए, दोष प्रकोप के लिए, लेकिन उस समय हमें उनका पता नहीं चलता कि ये दोष के या रोग प्रकोप के, दोष प्रकोप के या रोग के हेतु है, क्योंकि वहां उस पर कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है। चाहे हमारा अग्नि बल अच्छा है, चाहे हमारा शारीरिक बल अच्छा है, मनोबल अच्छा है, और इसलिए प्रतिबंधक है उस रोग को निर्माण करने के लिए या दोष का प्रकोप बनवाने के लिए। लेकिन ये मतलब नहीं रहेगा कि ये कुछ करने वाला नहीं है, हेतु ही नहीं है इस प्रकार से।
आरडी लेले ने एक बार एक वैलिडिटरी फंक्शन में बात की थी और ऐसा बोला था कि मैंने अभी ऐसा सुना कि दूध और फल इकट्ठा खाना आयुर्वेद में विरुद्ध है और केला और दूध इस प्रकार से खाना नहीं चाहिए। तो इसमें सिंपल है, आसान है। जिस व्यक्ति को उसको तकलीफ होगी वो नहीं खाए, अगर तकलीफ नहीं होती तो खाते रहे, ऐसी क्या बात। तो मैंने ख्याल आया था कि तुम्हें हर रोज एक ड्रेनेज का पानी दे देता हूँ, अगर विकार नहीं, रोग नहीं होता है तो पीते रहो, रोग हो जाएगा तो बंद करो। ये हित अहित और साथ में असाथ में इनके बारे में कैसी गलतफहमी हो सकती है, इसका एक अच्छा नमूना है। ये मतलब नहीं, अगर गंदा पानी पीने से भी रोग नहीं उत्पन्न हुआ तो उसका ये मतलब नहीं कि वो हित है या उससे कुछ क्षति नहीं पहुंचने वाली है। उसी प्रकार विरुद्ध आहार से कुछ हुआ नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि वो कारण नहीं है। विधि विरहित दही सेवन हो जाएगा और पीढ़ियों से चलता आ रहा है, फिर भी कुछ विकार नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं मानेंगे कि ये अच्छी चीज है, ये कारण ही नहीं है इस प्रकार का। तो ग्रंथों ने जो बात बताई है वो हमें सूझबूझ से लेनी है, उसका पालन करना है। डेविएशन इन चर्या से व्यात्युत्पत्ति में कितना समय लगेगा, ये किन किन भाव पर डिपेंड होगा। काफी भावों पर निर्भर है और बताने के लिए काफी मुश्किल इस प्रकार की चीज है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा जन्म बीत जाता है, मालूम है कि ये अच्छा नहीं है, फिर भी कुछ होता नहीं है। तंबाकू सेवन करने वाले कितने लोग होते हैं, कुछ लोगों को कैंसर हो जाता है, लेकिन सभी लोगों को कैंसर होता है ऐसा भी नहीं है। मालूम है कि ये अच्छा नहीं है, बुरी आदत है, इससे कैंसर हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे है कि जिनको जन्म भर कैंसर नहीं हुआ। तो इसका ये मतलब नहीं रहेगा कि कैंसर का कारण तंबाकू नहीं है, वो तो कारण रहेगा। और एलोपैथी भी ये मानती है। इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि पुराने जमाने में जितने लोग कैंसर तंबाकू खाते थे उनमें से केवल 10% लोगों को कैंसर होता था। लेकिन जब कैंसर के मरीज को हम देखेंगे तो उनमें से 90% लोग तंबाकू सेवन करने वाले होते। तो उस तरीके से ये सिद्ध हो जाता था कि तंबाकू कैंसर का कारण है। अब ये बात नहीं रही। केवल तंबाकू कारण का कैंसर का कारण नहीं है, जीवन शैली और ये अभी का रासायनिक अन्न, अनैसर्गिक अन्न, ये कैंसर का कारण इस प्रकार का। लेकिन जब तक हम भली भांति इस कारण को समझेंगे नहीं, तब तक उसको टालने का प्रयास, उसको टालने का विचार भी मन में नहीं आए। तो इस प्रकार के व्यभिचारी हेतु तो आज समाज में बहुत ज्यादा प्रचलन में है और प्रज्ञापराध एक कारण बताया गया है, अहम कारण इस प्रकार का बताया गया है। बुद्धिया विषम विज्ञानम विषमंच प्रवर्तनम, ये अगर है कि तंबाकू अच्छी नहीं है, कैंसर निर्माण करती है, मालूम होते हुए भी तंबाकू का सेवन करना, तो ये निस्संशय धृतिभ्रम स्वरूप प्रज्ञापराध इस प्रकार का। लेकिन मालूम ही नहीं है कि स्प्राउट्स लेने से होता है, दही लेने से होता है, अचार खाने से होता है, कुछ इस प्रकार का अगर मालूम ही नहीं है तो वो किस प्रकार में पड़ेगा। ये अज्ञान इस प्रकार का है, विपरीत भी हो सकता है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा भी मंतव्य लोगों का होता है। ये दिभ्रंश, नित्यानित्य हिताहित के बारे में गलत करना, गलती से सोचना, तो ये दिभ्रंश कहा जाएगा। लेकिन मालूम ही नहीं, अज्ञान ही है, तो ये वो अलग कैटेगरी इस प्रकार की होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सभी रोगों के कारण है, दोष प्रकोप के हेतु है, इसके बारे में समाज में जानकारी ही नहीं है।
अगर जानकारी ही नहीं है तो वो उसको टालेंगे कैसे? मालूम होने पर टालने का प्रयास हो सकता है, मालूम ही नहीं है तो टालेंगे कैसे? जब हम केस पेपर भरवा लेते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं इतना डिटेल्स किसी ने लिया ही नहीं है आज तक। केस पेपर का अपना इतने डिटेल्स है वो किसी ने आज तक पूछे ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या लेना देना है इसका मेरे रोग से, मेरे बीमारी से। कुछ लोग बोलेंगे ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने, मुझे पता चला कि मेरी क्या क्या गलतियां हैं, मैं अब उसको सुधरूंगा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि व्यभिचारी है तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। केवल स्वास्थ्य के जो हेतु उनको छोड़कर सभी बाकी हेतु ये व्यभिचारी हेतु इसमें पड़ेंगे, इसमें गिने जाएंगे। और उस अवस्था में उनके बारे में जानकारी होना यही सबसे अहम चीज इस प्रकार की है। और उस समय में वो दुर्बल होने के कारण व्याधि करना असमर्थ होता है, व्याधि निर्माण करने में अक्षम इस प्रकार का होता है। और इसलिए उसको इस तरीके से समझ नहीं पाते हैं कि ये व्याधि का हेतु है इस प्रकार से, या दोष प्रकोप का हेतु है। और जैसे मैंने कहा वो काफी भावों पर निर्भर है, शारीरिक बल, मानस बल, अग्नि बल, प्रमाण कितनी मात्रा में ये सेवन किया जा रहा है। तिलशा अगर विष का सेवन किया जाता है तो वो भी साथ में हो जाता है और उसके भी दुष्परिणाम उतने दिखाई नहीं देते वगैरह। और वो अमृत जैसा भी परिणाम कर सकता है, ये भी चीज है। तो कौन सा कारण व्यभिचारी हेतु रहेगा और कौन सा कारण रोग का डायरेक्ट कारण बन जाएगा, ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। यदाचरकः निदानादि विशेषा अवलियांश अथवानुबध्नन्ति न तथा विकारा विदुर्वति। प्रमेय निदान में इसके बारे में काफी बहस की गई है और वो एक सूत्र, अनूठा सूत्र है। चलो, ये जो सभी कारण, दोष, दोष वगैरह जो है वो एक दूसरे के लिए अनुकूल अगर है तथा जल्दी रोगों की उत्पत्ति होती है, ज्यादा मात्रा में होती है, ज्यादा पैमाने पर इस प्रकार की होती है, सीवियर होते हैं। लेकिन ये सभी भाव विकार भावाभाव प्रति विशेषाभाव इस प्रकार का वर्णन। तो ये अगर अबल है अथवा उनका अनुबंध ही नहीं होता है तो न तथा विकारा भी निर्वृत्ति चिरेण व जाए, तो रोग की निर्मिति होती ही नहीं है, दीर्घकाल से होती है, अबल इस प्रकार की होती है वगैरह। तो इन सभी बातों के लिए ध्यान पूर्वक देखना बहुत जरूरी है कि कितने कारण है, किस प्रकार के है, सबल है, दुर्बल है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और उसके आधार पर ये रोग निर्माण करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तो किस प्रकार का करेंगे, नहीं करेंगे तो कैसा होगा, ये सभी चीजें निर्भर इस प्रकार की रहेगी। अबलियांश अथवा अनुबध्नन्ति न तथा विकारादि प्राधानिको यथा विषादि। और प्राधानिक हेतु जो है वो विषादी इस प्रकार का वो तुरंत अपना परिणाम दिखाता है और पहले शरीर में फैल जाता है, उसमें वैवाहिक विकासी गुण रहते हैं और फिर उसके पचन की प्रक्रिया आरंभ होती है। पूर्वम व्याख्याखिलं कायः ततः पाकाय कल्पते। ये विषद द्रव्यों की खासियत इस प्रकार की है, हृदय में भी घुस जाते हैं और प्राणों को रोग कर सकते हैं। तो ये प्राधानिक हेतु है। और आदि में क्या लेना ये थोड़ा मुश्किल है बताना इस प्रकार से। लेकिन कोई एक हेतु किसी व्याधि के लिए प्रधान इस प्रकार का है तो उसके बारे में सोचना जरूर है।
मेरी एक बहस हुई थी एलोपैथी के डॉक्टर के साथ। हाँ, और मुद्दा था कि ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जंतु है सूक्ष्म, वो रोग के कारण है या नहीं है वगैरह के बारे में। तो उनका कहना था कि वही एकमात्र कारण है और एंटीबायोटिक्स उनको नष्ट कर देता है, तो उससे उत्पन्न हुआ जो ज्वर है वो नष्ट हो जाता है, परिणाम स्वरूप जो ज्वर है वो नष्ट हो जाता है। तो मैंने कहा सिर्फ वही कारण है ऐसा नहीं है, वो एक कारण है, लेकिन कम प्रतिकारक क्षमता ये भी एक कारण है। और कम प्रतिकारक क्षमता होने वाले व्यक्ति में अगर इस प्रकार का संपर्क हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो उनमें रोग निर्माण होगा। लेकिन अगर प्रतिकार क्षमता अच्छी हो तो ये संपर्क होने के बावजूद भी विकार नहीं निर्माण होगा। तो उनको ये मानना पड़ा, हाँ ठीक है, लेकिन उनका कहना था कि इसके बगैर वो डिसीज नहीं होगा। टाइफाइड बैसिलस अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम टाइफाइड नहीं कह सकते। बुखार होगा, कदाचित पीयूओ भी होगा, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, इस प्रकार का भी होगा, लेकिन उसको टाइफाइड कहलाने के लिए टाइफाइड बैसिलस होना चाहिए। तो ये प्रधान हेतु है, इस प्रकार का थोड़ा सा उनका मंतव्य था। उसके बगैर वो रोग ही निर्माण होगा नहीं होगा। वैसी स्थिति मलेरिया के बारे में रहेगी, वैसी भी स्थिति है डेंगू, स्वाइन फ्लू, कोविड-19 वगैरह वगैरह सभी के बारे में वैसी स्थिति रहेगी। अगर वो जीव उसमें नहीं है तो एलोपैथी के टेस्ट के अनुसार उसको वो डिसीज नहीं कहा जा सकता। तो उस रोग के लिए ये प्रधान हेतु इस प्रकार का रहेगा। लेकिन जब हम प्रधान की बात करते हैं तो गौण होना ही चाहिए, ये सापेक्ष संज्ञा है प्रधान की। अगर इसको हम प्रधान मानते हैं तो दूसरा कोई एक या अनेक इस प्रकार से गौण हेतु होने चाहिए, और वो सभी मिलकर उस रोग की निर्मिति करते हैं। केवल उस प्रधान हेतु से रोग की निर्मिति नहीं होती है। तो ये बात भली भांति जान लेनी चाहिए। अभी ऐसा हुआ है कि प्रधान हेतु का नाश होने के कारण रोग का नाश हो जाता है। गौण हेतु जो है उसको सुधारने से भी रोग का नाश होता है, लेकिन ये तो प्रचलन में ही नहीं है। जब पुराने जमाने में लंघनम स्वेदनम कालो यवाग्वस्तिक्तोफो रसा, ये हमारे सूत्र है ज्वर के लिए, और इनसे ज्वर ज्वर मिट जाता था। ऐसी स्थिति नहीं है कि इनसे ज्वर ठीक नहीं होता था। जब से एंटीबायोटिक्स प्रचलन में आई तो इस तरीके से आम का पचन होकर ज्वर से मुक्ति होने के लिए काफी समय लगता था। वो डिपेंड करता था उस व्यक्ति के कारणों पर, कितने बरस से किस प्रकार के कारण चले आ रहे हैं, कितनी मात्रा में चले आ रहे हैं, दोष प्रकोप कितना है, उसके अनुसार उसका ज्वर जल्दी मिटने वाला है या नहीं मिटने वाला, कितना समय लेगा, ये निर्धारित होता था। जब से एंटीबायोटिक्स आई तो झट से ये बुखार उतरना शुरू हो गया, उसका परिणाम निकल जाना शुरू हो गया, और बस साइंटिस्ट ने सोच लिया बस अब इन्फेक्शियस डिसीजेस हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम तुरंत इन्फेक्शियस डिसीजेस पर काबू पा लेंगे और ये नहीं रहेंगे ही नहीं इस प्रकार से। और उसी प्रकार के वैक्सीनेशंस के बारे में सोचा गया, और उसका बड़ा उदाहरण है देवी या स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन है। वो देने के बाद अभी देवी की एक भी केस नहीं दिख रही है पूरे विश्व में। तो इसके आधार पर आधुनिक वैद्य के लोग बोलते हैं देखो हमने कितनी तरक्की की है और ऐसा वैक्सीन ढूंढ लिया है कि जो इस रोग को फिर से आने नहीं देंगे। फिर भी इतने वर्षों से ये वैक्सीन चालू ही है, अभी तक उसमें रुकावट नहीं है।
लेकिन कॉलरा के बारे में क्या हुआ? इतने सभी होने के बाद भी कॉलरा फिर से वापस आ गया, ट्यूबरकुलोसिस फिर से वापस आ गया। तो बीसीजी की वैक्सीन कब से दे रहे हैं? अब ये बताते हैं कि ये वापस आ गया, टीबी वापस आ गया, उसका कारण है एड्स, कि इसमें प्रतिकारक क्षमता कम होने के बाद ये बीसीजी वैक्सीन देने के बावजूद भी इन लोगों को टीबी होता है, और एकेटी देने से भी फायदा नहीं होता है, ये चल बसते हैं। तो ये बात क्या है? तो इसका मतलब है कि टीबी के लिए अहम कारण, प्रधान कारण क्या है? टीबी का जो बैक्टीरिया है वो अहम कारण है। गौण कारणों में घटी हुई प्रतिकार क्षमता ये माना जाएगा, लेकिन अभी वो प्रधान कारण बन गई एचआईवी में। ये गौण कारण नहीं रहा कि प्रतिकार क्षमता कम हो गई है तो ये इसको टीबी या इस प्रकार की कोई भी बीमारियां होती हैं। अब जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो शरीर के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट देते थे। तो उस समय में कोई भी इन्फेक्शन जोर कर सकता है और उससे मौत भी होती है। ये काफी कॉमन इस प्रकार का है। तो हमने तो जानबूझकर इम्यूनिटी को स्विच ऑफ कर दिया है उस अवस्था में। तो ये प्रधान कारण है या गौण कारण है, ये सापेक्ष संज्ञा है। अभी तो मैं मानता हूं कि ये गौण कारण नहीं रहा, प्रतिकार क्षमता कम होना ये गौण कारण नहीं है, प्रधान कारण है। और वास्तव में उसी कारण को दूर करेंगे तो कोविड-19 हो, नहीं तो और कोई इंफेक्शियस डिसीजेस हो या लाइफस्टाइल एसोसिएटेड डिसीजेस हो, उन पर हम काबू पाएंगे। अगर प्रतिकारक क्षमता कम है तो इंफेक्शियस डिसीजेस भी होंगे और लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसीजेस भी होंगे। तो ये बात लोगों तक पहुंचानी है, हमें खुद से वो अच्छी तरीके से समझनी है, खुद को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रयास करने हैं। हमारी संप्राप्ति मंग तो काफी समय लेती है, वो तो है। अगर हम स्वस्थ वृत्त का नियमित रूप से आचरण करेंगे, हमारी प्रतिकार क्षमता अच्छी रहेगी तो रोग होंगे ही नहीं। ये सबसे आम। अभी की सिचुएशन ऐसी है कि हमारी प्रतिकार क्षमता बहुत कम हो गई है और सूक्ष्म जंतुओं की प्रतिकार क्षमता बहुत बढ़ गई है। तो इस सिलसिले में इस प्रकार से बीमारियां होना बहुत कॉमन है, लॉजिकल है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमें हमारा मार्ग छोड़ देना है और वैक्सीनेशन ढूंढने हैं या फिर एंटीबायोटिक्स ढूंढने हैं कि जो इस प्रकार ही हो, इस प्रकार से। फिर भी मूल रूप से योग्य मार्ग पर चलना आवश्यक है, और वो योग्य मार्ग प्रतिकार शक्ति बढ़ाना यही है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही है और बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीजेस आ रहे हैं, आते रहेंगे, बहुत सारे लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसीजेस बढ़ रहे हैं, काफी बड़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं, वो बढ़ते ही रहेंगे अगर हम उन कारणों को टालेंगे नहीं। दो तरीके से प्रयास करना पड़ेगा। इसके जो कारण है, मूल कारण, जैसे ये अनैसर्गिक खेती, इस प्रकार के केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, हाइब्रिडाइज सीड्स, हाइब्रिडाइज काउज वगैरह वगैरह, ये इन कारणों को टालना ये एक अहम चीज रहेगी। उसी के साथ हमारी प्रतिकार क्षमता को बढ़ाना, तो उसके लिए प्रॉपर लाइफस्टाइल रखना, ब्राह्म मुहूर्त पर उठना, रात को जल्दी सोना, रात का खाना खाना जल्दी खाना, पचन अच्छा रहे इसके ऊपर ध्यान देना, सही चीजें खाना वगैरह वगैरह, ये सब हम करेंगे तो हम न केवल रोगों से बच पाएंगे, इन्फेक्शियस हो या नॉन इन्फेक्शियस हो, बल्कि हमें आरोग्य संपन्न दीर्घायुष्य मिले। ये उसका पॉजिटिव इस प्रकार का परिणाम।
और उसके लिए ये करना जरूरी है। अब रही बात जो कोविड-19 में अभी हुआ या बाकी कैंसर वगैरह रोगों में होता है, जहाँ एलोपैथी फेल हो जाती है, वहाँ क्या करें? एलोपैथी का फेलियर उनके इस प्रकार के जो उन्होंने रीति अपनाई, उस प्रकार जो नीति उन्होंने अपनाई, उसका नतीजा है लॉन्ग टर्म। कारणों पर कुछ भी ध्यान नहीं देना और सिर्फ इसके लिए एंटीबायोटिक्स की खोज, एनाल्जेसिक की खोज या फिर मैकेनिकल अप्रोच से ऑपरेशन करवाना वगैरह वगैरह इस प्रकार से, इनके आधार पर रोगों पर कुछ हद तक काबू पा लिया. इम्प्लांट केल्यावर त्या ठिकाणी ख वैगुण्य निर्माण होत नाही का? होता ना, वो तो होता है. और फिर ये बड़ी समस्या इस प्रकार की हो जाती है क्योंकि शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं ताकि शरीर को पता ही नहीं चले ये कुछ फॉरेन बढ़ गया. और शरीर उसका स्वीकार करे. ये सब करके हम क्या हासिल कर रहे हैं? उसके बावजूद अगर हम कारणों को ढूंढते, कारणों को टालते, तो किडनी फेलियर होता ही नहीं ना. अगर हम भली भांति कारणों को समझेंगे और प्रिवेंट करेंगे फिर किडनी फेलियर होने से, हमें मालूम है कि डायबिटीज का पेशेंट है उसमें किडनी फेलियर होने की संभावना है, या हाइपरटेंशन का पेशेंट है उसको किडनी फेलियर होने की संभावना है. तो अगर हमें पहले से ही पता है इसके बारे में, तो हम उसको टालने के लिए क्यों नहीं उपाय सोचते? उसमें पैसा नहीं है. सबसे अहम बात यह है, फार्मेसी ड्रिवन रिसर्च है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिसर्च है. और आप अगर इस प्रकार से कारणों को टालेंगे और स्वस्थ रहेंगे, तो ये फार्मेसी वाले क्या करेंगे? उनको चंदा कहाँ से मिलेगा? या जो हाई टेक हॉस्पिटल्स हैं उनको चंदा कहाँ से मिलेगा? तो वो इस प्रकार के सुझाव देना ही नहीं चाहते कि जिससे समाज स्वस्थ रहे, इस प्रकार के सुझाव देने ही नहीं है समाज में. तो ये बात अहम है कि प्रतिकार शक्ति एक अहम चीज है. ये अभी गौण नई बात रही, ये प्रधान बात हो गई है और उसी के ऊपर हमें जिक्र करना है. और इसीलिए शायद ये कोविड-19 का फायदा उठाते हुए प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के बारे में समाज में मतलब प्रदर्शन करना, समाज को मार्गदर्शन करना, ये बहुत आवश्यक इस प्रकार की चीज हो गई है. इस संधि का हम फायदा उठाएं, इस मौके का हम फायदा उठाएं, खुद के लिए भी और पूरे समाज के लिए. तो पहले खुद में परिवर्तन आना चाहिए, फिर बाकी लोगों के बारे में सोच सकेंगे. तो हम अगर खुद अच्छी लाइफस्टाइल करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, नैसर्गिक खाना खाएंगे, नियमित प्राणायाम, योगाभ्यास या व्यायाम इस प्रकार का करेंगे, तो ये बात बनेगी कि हम खुद स्वस्थ रहेंगे, हम खुद आरोग्य संपन्न दीर्घायुष्य प्राप्त करेंगे. और तब लोगों को जब बोलेंगे तब लोग हमारा अनुकरण. हम खुद नहीं कर रहे हैं तो लोग हमारा अनुकरण कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे. दूसरा कोई व्यक्ति आपको कोई मार्ग सुझा रहा है जिस मार्ग पर वो भी चला नहीं है, तो हम उस मार्ग पर क्यों चलेंगे? नहीं चलेंगे. उसी प्रकार से चैरिटी बिगिंस एट होम. शुरुआत हम ही से करनी है, हमारे घर से, हमारे परिवार से करनी है. हमारा मित्र परिवार, हमारे रिश्तेदार, इनमें पहले जागृति करनी है, हमारे छात्रों में पहले जागृति करनी है, और फिर हम समाज में परिवर्तन के बारे में बात सोच सकते हैं. तो हाँ, प्राधानिक हेतु विषादी, आदि में क्या लेना मालूम नहीं है इसमें.
लेकिन जो अन्य कारण है उस रोग को निर्माण करने वाले, इसमें प्रतिकार शक्ति एक अहम चीज है, चाहे कम्युनिकेबल डिसीज हो या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इस प्रकार के हो। और इसीलिए इन कारणों पर जोर देना बिल्कुल आवश्यक इस प्रकार का है। त्रिविधो वा असात्म इंद्रियार्थ संयोग प्रज्ञापराध परिणाम भेद, या 3 प्रकार का है, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, इन भेदों से। ये भी बहुत मूलभूत क्लासिफिकेशन है रोगों के कारणों का। इनके अलावा कोई हेतु हो ही नहीं सकता, इस प्रकार का ये क्लासिफिकेशन इस प्रकार का है। हमारे जो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय और उभयात्मक मन, ये जो है उनका विषय से संबंध तो आता ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम विषयों से केवल दूर इस प्रकार से हो जाएंगे। तो ये संबंध अगर सम्यक योग है तो ही स्वास्थ्य का हेतु है। हीन मिथ्या अति योग ये अगर हो जाते हैं तो रोग के कारण हो जाते हैं। उसमें भी एक अहम चीज है कि रस, कर्म और काल, इनके हीन मिथ्या अति योग ये सभी देह पर परिणाम करते हैं। किसी एक इंद्रिय का हीन मिथ्या अति योग उस इंद्रियों को बाधा निर्माण कर सकता है, सभी शरीर के लिए नहीं। लेकिन रस कर्म का आलास तो सर्वदेव, रस के द्वारा उत्पन्न होने वाले हीन मिथ्या अति योग। अभी अति योग के बारे में, रस के बारे में बताया गया है, हीन योग के बारे में नहीं बताया गया है, और मिथ्या योग के बारे में भी नहीं बताया गया है, ग्रंथों में उसके बारे में निर्देश है नहीं। लेकिन ये सभी देह पर परिणाम करने वाले हैं। रसों का दोषों पर किस प्रकार का परिणाम है वो स्पष्ट है, लेकिन उनके बारे में अति योग से क्या होता है ये बताया है, हीन योग से या मिथ्या योग से क्या होता है इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। तो मूल रूप से खट्टी चीज है ना, अम्ल रस होना, जैसे कि अम्ला है, टोमेटो है, चीन्स है, तीन पीले का वगैरह वगैरह। लेकिन फर्मेंट होने से जो अम्लत्व आ जाता है, चाहे हम इडली डोसा की बात करें, चाहे ढोकला की बात करें, चाहे ब्रेड की बात करें, लेकिन इसमें फर्मेंट होने के वजह से अम्ल रस उत्पन्न होता है। तो इसको कैसे समझे, ये नैसर्गिक अम्ल रस नहीं है, तो उसके बारे में कैसे सोचे। तो कहने का मतलब ये है कि रस, कर्म और काल, वैसे ही कर्म के बारे में है कि राग द्वेष बताया, भया दीक्षा वगैरह वगैरह, ये भी कर्म में समाविष्ट है। विषम स्खलनादिकम, ये भी कर्म में इस प्रकार के आ जाता है। तो ये पूरे शरीर पर असर करता है। जो पथ्य मार्ग को छोड़ने वाला है, अच्छा जो मार्ग है उससे जो दूर होना है, वो अपथ्य कहलाता है। पथ्यम पथो न पेतम यत्, उस मार्ग से जो दूर नहीं गया वो पथ्य, और उस मार्ग से दूर चला गया वो अपथ्य, इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में ये सोचना बहुत जरूरी है कि असात्मी इंद्रियार्थ संयोग, ये जो एक बात कही गई है। अब जब गणेश जी के त्योहार में इतने बड़े जोर से गाने लगाते हैं या कुछ लाउड स्पीकर्स के आधार पर चलता रहता है, तो ये क्या सही तरीका है? ये हमारे भक्ति दिखाने का तरीका है?
तो ये निस्संशय हानिकारक है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन इतने बरस हो गए फिर भी उस पर रोक नहीं है कोई भी। ये निस्संशय रोग का कारण है अतियोग, और अति का मिथ्यायोग का अतियोग ये भी है इस प्रकार से। तो इसके बारे में जागरूक होना ये एक जरूरी चीज इस प्रकार की नहीं। फायरवर्क या जो पटाखे जो है उसके बारे में भी ये बात निस्संशय है, ये केमिकल्स है और ये पर्यावरण को दूषित करते हैं। जब जनसंख्या उतनी ज्यादा नहीं थी, पर्यावरण अच्छा था, तो उससे होने वाली क्षति कम थी, या कुछ ही चंद दिनों के लिए इस प्रकार की होगी। अभी जब बड़े पैमाने पर इससे पर्यावरण की क्षति हो रही है तो उसके ऊपर रोक ही आनी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में लक्ष्मण ने एक जोक लिखा था कि एक छोटा लड़का पंक्ति के ऊपर नोट जला रहा है और दो बुजुर्ग बातें कर रहे हैं। तो एक पूछा, अरे ये क्या कर रहा है, ये तू नोट जला रहा है। तो दूसरा बोलता है, ठीक है इसमें आवाज भी नहीं है, आवाज तो नहीं है कम से कम, वैसे क्या पटाखे जलाने नोट जलाने जैसा ही है, लेकिन इससे प्रदूषण कम होता है। तो ये अच्छा इस प्रकार का काम। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से बहुत सारे कारण व्यवहार में है और उनके बारे में जानना जरूरी है। फर्मेंटेड फूड हा हेतू असल्यास कोणते दोष वाढणार आणि हेतू विपरीत काय वापरता येईल निदान पर्यावरण तर सांगितले जाते। इडली खायचीच असेल तर लोणी किंवा तुपासोबत खा असं पेडचे सर सांगतात। ये इसमें थोड़ा दो अंतर करना पड़ेगा। एक साउथ में हम बता नहीं सकेंगे कि इडली मत खाओ, वहां एक एक्यूट एंगल है देश का और तीनों तरफ समुंदर है, तो क्षारीयत्व बहुत है और उसको काउंटरएक्ट करने के लिए आम्लरस की आवश्यकता है। उन सभी राज्यों में, चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना इस प्रकार का राज्य हो, या बाकी सभी जो राज्य है पांडेचेरी वगैरह वगैरह इस प्रकार से, उनमें ये काफी इस प्रकार का प्रचलन बहुत पीढ़ियों से, बहुत सैकड़ों वर्षों से चलता आ रहा। तो इस प्रकार का फर्मेंटेड फूड वहां पे साथ में हो गया है और वो उस प्रदेश की डिमांड भी है, आवश्यकता भी है। वैसे वहां पहले इमली का ज्यादा प्रयोग होता था, उसकी जगह टोमेटो ने ले ली। ये अच्छा बदलाव नहीं है वास्तव में। तो वो प्रदेश छोड़कर मध्य भारत, उत्तर भारत, इसमें भी लोगों ने ये खाना शुरू कर दिया। मैंने एक अजीब किस्सा सुना था, जो कि है लेकिन किस तरीके से उन्होंने अपनी संस्कृति, अपने खाद्य पदार्थों को पूरे विश्व भर में फैला दिया। ये जो साउथ इंडियंस है उसके बारे में था कि एक किसी पर्वत पर एक गिर्यारोही ऊपर चढ़ चुके और उनका कहना था वो पहले गिर्यारोहक हो गए उस पर्वत पर चढ़ने वाले। लेकिन उनको आश्चर्य हुआ कि एक आदमी वहां पहले ही मौजूद था। तो उन्होंने देखा तो उसने पूछा, मैंने सोचा था कि कोई ना कोई एक दिन इस पर्वत पे आ जाएगा और मेरा धंधा हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, गर्म इडली चाहिए, डोसा चाहिए, क्या चाहिए? तो कहने का मतलब है कि इन्होंने
पूरे विश्व भर में अपना प्रचार प्रसार इस प्रकार का किया है। अब सभी जगह साउथ इंडियन फूड मिलता है, बाकी जगह में खाना उचित नहीं है। ये केवल उस एक्यूट एंगल साउथ इंडिया में ही ठीक है, बाकी ऊपर आने पर ये खाना नहीं चाहिए। तो जो लोग वहां से माइग्रेट हो जाते हैं वो खाना चालू रखते हैं और फिर उसको तकलीफ नहीं होती इस प्रकार से। हाँ, तकलीफ होती है, होती नहीं है ऐसा नहीं। तो उनको महाराष्ट्रियन खाना ही चाहिए। जो महाराष्ट्र में आ गए हैं उनको महाराष्ट्रीयन खाना ही अच्छा है। पांचोबौद्धिकानुसार क्षारधर्मी प्रकृती असणाऱ्यांनी इडली डोसा खाल्ल्यास अंधधर्माने फायदा होईल का? कुछ हद तक हो सके, लेकिन फिर भी नियमित रूप से उसका सेवन मालूम नहीं, क्योंकि मांस निकृष्ट है। जो शिंपी धान्य में, शिंपी वर्ग में मांस निकृष्ट है। मांसोत्र सर्वेशु अवरः प्रकार। फिर भी इतनी बड़े पैमाने पर मांस का प्रचलन कैसा रहा मालूम नहीं। अगर फर्मेंट ही करना है तो दूसरी कोई चीज, किसी चीज को लेकर फर्मेंट कर सकते थे, मालूम नहीं मुझे भी उसके बारे में। तो हमारे हिसाब में इस प्रकार का साथ में बंधवाना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। रोग अस्तित्वात नसताना रुग्णांना जीवनशैलीचे महत्व पटवणे खूपच अवघड आहे। अगदी घरात किडनी फेलियरचे पेशंट आहे, स्वतःला अनएक्सप्लेन्ड हाय बीपी, तरी सुद्धा महत्व जाणून घेत नाही। इसमें ऐसा है ना कि अगर हम खुद समझते हैं तो पहले अपने से ही आरंभ करना है, परिवर्तन लाना है। और जब बहुत सारे लोग इस प्रकार के समाज में दिखेंगे कि जिन्होंने अपने में परिवर्तन करा दिया है, तो फिर लोग समझ पाएंगे। हमने जब आयुर्वेद प्रैक्टिस करने का निर्णय लिया उस जमाने में, जब प्रतिकूल परिस्थिति, तो बाकी लोग समझते थे ये तो मूर्खता है, ये क्या करेगा, भूखा मरेगा। मेरे खुद पिताजी का भी ये मत था कि मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो बीके से डोहार इस प्रकार से। और शुरू में जो झगड़ना पड़ा उसके लिए, तो काफी बरसों तक यही सिलसिला चला कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे क्या होने वाला है। अब ये मत परिवर्तन आ गया, समाज में भी आ गया, वैद्यों में, विद्यार्थियों में भी आ गया, क्योंकि उससे अच्छे परिणाम दिखाई देने। अब कन्विंस करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, आयुर्वेद की प्रैक्टिस करो ये कन्विंस करने के लिए। लेकिन उस जमाने में आयुर्वेद की प्रैक्टिस करना ये मूर्खता इस प्रकार की थी। संयोग असल्याने माशचे परिणाम कमी होत असतील आणि अशा संयोगाचे गुण कसे ठरवता येईल। लेकिन उसमें माश के साथ चावल है और चावल भी वैसे ही अम्लधर्मी है, खास करके व्रीहि जो है वो अम्लधर्मी इस प्रकार का है। फिर भी सिर्फ संयोग का नहीं है, उसके साथ जो चटनी और सांबार ये जो लिया जाता है वो भी एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और ये जो पूरा संयोग है उसको महत्व है, सिर्फ इडली या ऐसा देने से नहीं होगा। अब जब नरेंद्र पेंट से इस प्रकार से बताता है घी या मक्खन के साथ खाओ, तो वो रुक्षता का कुछ विचार कर रहा है, लेकिन वैसे देखा जाए तो इस माश स्निग्ध है, रुक्ष नहीं है इस प्रकार से। फिर भी ठीक है, अगर उसका अनुभव है तो उसके बारे में कुछ सोचेंगे इस प्रकार से। पर
संजय पिंड से। ओके, मैंने सोचा शायद नरेंद्र पिंड से बताता हूँ। तो कोलटकर सर का ये कहना था या नहीं था, ये भी मालूम कर लेना जरूरी पड़ेगा। संजय पिंड से, तो संजय पिंड से के एकमात्र गुरु कोलटकर सर, तो किसी दूसरे के पास गया नहीं है। तो शायद ये बात कोलटकर से जुड़ी हुई इस प्रकार से भी हो सकती है, अभी पक्का पता नहीं है उसके बारे में। तो थोड़ा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, अभी रुकते हैं। कल हमारे यहाँ च्यवनप्राश है। वैसे का ना कुछ देखते हैं। कुछ हद तक अगर होता है तो करेंगे, अगर ज्यादा ही कुछ गड़बड़ी है तो शायद मैं थोड़ा सोचूंगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इदहि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानम् अपरात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।